महासंग्राम 2024 में आपका स्वागत है। 2 राउंड की वोटिंग के बाद देश भर में चुनावी गहमागहमी और तेज हो गई है। हर पार्टी और प्रत्याशी अपनी जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। रैलियां हो रही हैं, चुनावी सभा, रोड शो सब चल रहे हैं। विरोधियों को हर तरीके से घेरा जा रहा है। इस खास पेशकश में हमने लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की कुछ ऐसी ही हलचल को समेटा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो और वेल्थ सर्वे को लेकर एक बड़ा हमला किया है। राजनाथ सिंह ने न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि कांग्रेस ने जाति और धर्म के आधार पर देश को बांटा है। उन्होंने साफ किया कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने इस बात का भरोसा भी दिया कि बीजेपी की सरकार में संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा। कांग्रेस मैनिफेस्टो पे प्रधानमंत्री जी ने पूरा हमला बोला है। एक बात वो कह रहे हैं कि इस मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप है, माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ प्रॉमिस किए गए हैं और पुराने वक्त में कांग्रेस ने मुस्लिम रिजर्वेशन लाने के लिए कई बार कोशिश भी की है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये बड़ा मुद्दा है इस इलेक्शन में? जाति, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति का आधार होना चाहिए इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी। लेकिन कांग्रेस ने आज़ादी हासिल होने के बाद से ही लगातार, क्या मैं कहूँ कि आज़ादी हासिल होने के पहले भी जब कांग्रेस पार्टी लड़ती रही है, बराबर इन लोगों ने जाति, पंथ और मजहब के आधार पर देश को बांटकर अपना निहित राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने की कोशिश की है। इन लोगों को इससे बचना चाहिए। अब लोग तो इस सीमा तक चले जाते हैं कि साहब धर्म के आधार पर हम आरक्षण देंगे, जबकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी संवैधानिक कोई व्यवस्था नहीं है। संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि कोई धर्म के आधार पर आरक्षण करे। लेकिन लोगों को गुमराह करके, लोगों को प्रलोभन देकर, लोगों का समर्थन हासिल करना, ये कांग्रेस की बहुत ही पुरानी फितरत है और आज भी उसी फितरत पर काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि धीरे धीरे उनका अस्तित्व अब समाप्त होता जा रहा है। राहुल गांधी ने जो बोली है कि हम एक्सरे करेंगे, हम वेल्थ का किसके पास कितनी जमा पूंजी है उसका पूरे का एक एक्सरे होगा, फिर उसको हम जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको दिया जाएगा। और इसी को इनडायरेक्टली इंडोर्स किया है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने भी। उन्होंने कहा कांग्रेस में, ये अमेरिका में इस प्रकार का सिस्टम है कि 55% आपकी संपत्ति, यदि परिवार का कोई मुखिया यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो 55% यानी 55% है सरकार को चला जाएगा, 45% शेष बचेगा। मैं समझता हूं कि इससे तो एक जबरदस्त आर्थिक मंदी पैदा होगी और इस देश को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ेगा। मेरा मानना यह, जब तक लोगों के अंदर ये इनिशिएटिव नहीं होगा कि हमको यह हासिल करना है, इसलिए हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए हमको काम करना चाहिए, लोग काम क्यों करेंगे? और यह बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं, मैं जानता हूं, कोई नाम मैं भूल रहा हूं कि मिस्टर फ्रेडरिक थे, माने जाने अर्थशास्त्री, उन्होंने भी इस बात को कहा है। यह तो बहुत बड़ी आर्थिक तबाही और आर्थिक तंगी लाने वाली यह सोच है। कैंपेन जो सर कांग्रेस काफ़ी ग्राउंड पे चला रही है, बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं उनके कि भाजपा 400 पार इसलिए मांग रही है कि भाजपा संविधान बदल देगी, रिजर्वेशन खत्म कर देगी, अगला इलेक्शन ही नहीं होगा। बड़े बड़े नेता कांग्रेस के ये कह रहे हैं। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि बाबा, कब तक आप लोग जनता से झूठ बोलते रहोगे? कब तक जनता की आंखों में धूल झोंकते रहोगे? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस बात के लिए कमिटेड है कि हम संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बार बार कह चुके हैं, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। भारत की राजनीति में हमारी एक साख है, हमारी विश्वसनीयता है, हमारी क्रेडिबिलिटी है। हम उस पर किसी भी सूरत में प्रश्न चिन्ह नहीं लगने देंगे। जो हम कहा है हमने वो करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे। आरक्षण रहेगा, आरक्षण रहेगा, आरक्षण रहेगा। सर यूपी में क्या रहेगा? यूपी में आपने 73 सीटें जीती 14 में, 19 में अलायंस हुआ दूसरी तरफ तो 64 पे आए, फिर 66 पे चले गए, 2 बाईपोल जीत के। इस बार यूपी में क्या आप देख रहे हैं, क्या माहौल है और क्या सीटों की आपकी प्रेडिक्शन रही? लक्ष्य तो 80 सीटें जीतने का है उत्तर प्रदेश। कोशिश हमारी यही है। हो सकता है कि 8 सीट कहीं किसी 1-2 सीट कभी गड़बड़ हो सकती है, पहले से बेहतर परिणाम होगा, इतना मैं कह सकता हूँ। 73 का रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ेगी इस बार? पक्का वो रिकॉर्ड टूटेगा, मैं आश्वस्त हूँ।
देश की राजधानी दिल्ली की नई दिल्ली लोकसभा सीट पर इस बार चुनावी मुकाबला कड़ा है। आम आदमी पार्टी ने अपने अनुभवी नेता और मौजूदा विधायक सोमनाथ भारती को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने युवा चेहरे को तरजीह देते हुए बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा है। नई दिल्ली में कैसा है चुनावी मूड माहौल, जायजा लिया हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। राजधानी दिल्ली की नई दिल्ली लोकसभा सीट पर चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि 28 साल के बाद यहां पर दो काले कोट वाले यानी वकील चुनावी जंग में आमने सामने होंगे। जी हां, आम आदमी पार्टी ने जहां 3 बार के एमएलए सोमनाथ भारती को अपना कैंडिडेट बनाया है, वहीं बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री रह चुकी और वरिष्ठ नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को यहां से उतारा है और अनुभवी नेता के सामने युवा चेहरे को पेश किया है। मैम, सबसे पहले बताइए, जो कार्यकर्ताओं का जोश खरोश देख के आपको कैसा लग रहा है? जी, जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं का जोश और जनता का अगाध विश्वास देखकर मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं पे उनका जो आशीर्वाद हम सब पर बरस रहा है, वही तो एक प्रत्याशी की ऊर्जा होती है। वैसे नई दिल्ली सीट के लिए अगर आपके मन में अगर कुछ प्लानिंग हो तो अगर 1 2 3 करके आप शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकती हैं। क्या प्रायोरिटी है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो वैसे ये नेशनल चुनाव है, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं और मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं और 1 दशक का काम, इतना अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ डेवलपमेंट हुई है भारत में कि हम उस रिपोर्ट कार्ड पर जाके मोदी जी की गारंटी पे वोट मांग रहे हैं। पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो दिल्ली में है, खासकर की नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में, वो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वेष की राजनीति करते हैं। उन्होंने कई ऐसी मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो यहाँ पर लागू नहीं होने दी हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत। आप जानते हैं कि आयुष्मान भारत में 5 लाख का मुफ्त इलाज का हेल्थ कवर मिलता है बेनिफिशियरी को, पर दिल्ली की जनता वंचित है क्योंकि आयुष्मान भारत केजरीवाल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में लागू नहीं होने दी। मोदी जी ने संकल्प लिया है कि अपने अगले कार्यकाल में आयुष्मान भारत के एम्बिट में सभी हमारे जो वरिष्ठ भारतीय जो 70 बरस की उम्र से ऊपर हैं, वे सारे बुजुर्ग आयुष्मान भारत में होंगे, शामिल होंगे। लेकिन अगर आयुष्मान भारत दिल्ली में लागू नहीं होगी तो हमारे वरिष्ठ भी वंचित रह जाएंगे। इसलिए मैंने ठान ली है, यदि जनता जनार्दन सेवा का मौका देती है तो मैं अथक प्रयास करूंगी, चाहे मुझे कानूनी दरवाजा क्यों नहीं खटखटाना पड़ा। लेकिन मोदी जी की गारंटी और मोदी जी की ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में लागू नहीं होने दे रहे, उनका भी बेनिफिट यहां पर पहुंचाने के अथक प्रयास करूंगी। चलिए, देखिए, आपके साथ जन समर्थन भी साथ है, आपके साथ लीगेसी भी है, युवा जोश भी है, लेकिन एक चीज है कि जो आम आदमी पार्टी के यहाँ से कैंडिडेट हैं वो अनुभवी भी हैं और यहाँ के सिटिंग एमएलए भी हैं, तो ये चुनौती कितनी कड़ी रहने वाली है? बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद तो श्री नरेंद्र मोदी जी के सिर पर है, सामने कोई भी सोमनाथ खड़े हो जाए फर्क नहीं पड़ता। अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार। दिल्ली में वकीलों की लड़ाई काफी पुरानी है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और अधिवक्ता सुषमा स्वराज ने 1996 में कांग्रेस के नामी वकील कपिल सिब्बल को साउथ दिल्ली सीट से हराया था और अब बांसुरी स्वराज का सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती से है, जो कि पेशे से वकील हैं। सोमनाथ भारती का कहना है कि असली परिवारवाद बीजेपी वाले फैला रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह से दिल्ली की जनता काफी गुस्से में है। नई दिल्ली से आम आदमी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती जी इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या इस बार का देखना चाहते हैं, किस तरह का माहौल है आम आदमी पार्टी के पक्ष में? चूंकि बालाजी महाराज के हम सारे भक्त हैं और मैं तो बचपन से आता रहा हूं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब जब आम आदमी पार्टी में कुछ भी शुभ हुआ है वो दिन मंगलवार का रहा, और इस बार 4 जून को भी मंगलवार है जब रिजल्ट आएगा। तो मुझे लगता है कि बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहेगी, और जिस दिन से जनता ने सुना कि भाई केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया 21 मार्च को, उसके बाद से ही माहौल किस तरह? कहानी कुछ और हो गई। बालाजी महाराज की कृपा कुछ और हो गई।
मतलब ये जो इन्होंने इस प्रकार से हरकत की है, तो ना भगवान श्री राम खुश है इस बात से, ना भगवान हनुमान जी खुश है इस बात से। तो हर तरफ से एक ही बात चल रही है कि ऐसे लोकप्रिय नेता जिसने कि देश के अंदर काम की राजनीति की शुरुआत की, जनता के समस्याओं के समाधान की राजनीति की शुरुआत की, और उसको इस प्रकार से आप रात के अंधेरे में उठा लेते हैं, तो जनता बहुत नाराज है, बहुत दुखी है। और इसी कारण से लोग तो सवाल भी नहीं पूछते हो। बोले सोमनाथ जी जाइए, आपका काम हो गया। इस बार केजरीवाल जी के जेल के जो अरेस्ट हुआ है उनका, उसके बदले हम उसका बदला वोट से देंगे। तो हर तरफ यही माहौल है कि जेल का बदला वोट। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें बीजेपी की झोली में आई थी, लेकिन 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो सियासी घमासान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में मचा हुआ है, उसका किसे फायदा होगा और किसे नुकसान, ये 4 जून को ही पता चलेगा। कैमरामैन सौरभ के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। अहमदाबाद पश्चिम सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर डिलिमिटेशन के बाद से बीजेपी लगातार जीतती आ रही है, लेकिन इस बार बीजेपी ने प्रत्याशी बदल दिया है और कांग्रेस भी जमकर पसीना बहा रही है। केतन जोशी बता रहे हैं अहमदाबाद पश्चिम सीट का मूड माहौल। अहमदाबाद पश्चिम लगातार डेवलप हो रहा इलाका है। बाहर से आने वाले ज्यादातर लोग पश्चिम में ही अपना घर लेते हैं। यहाँ से बीजेपी के किरीट सोलंकी 3 बार लगातार सांसद रहे। किरीट सोलंकी पिछली बार 3 लाख से अधिक वोट से जीते थे, लेकिन जीत का अंतर लगातार घट रहा था। शायद इसी वजह से इस बार किरीट सोलंकी का टिकट काटकर बीजेपी ने दिनेश मकवाना को मैदान में उतारा है। मकवाना अहमदाबाद नगर निगम के डिप्टी मेयर हैं और 4 टर्म से काउंसिलर भी रहे हैं। वो विकास के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। बुलेट ट्रेन भी चलेगी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर गिफ्ट सिटी है, गांधीनगर जैसा अच्छा सिटी है, तो विकास के बारे में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जो भी विकास के काम है वो हम करने के लिए तैयार है। कांग्रेस के उम्मीदवार भरत मकवाना यहाँ पहले विधायक रह चुके हैं। उन्हें उम्मीद है कि अब बीजेपी का दबदबा इस सीट से खत्म होगा। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे जीत दिलाएंगे। महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, करप्शन बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई ठिकाना है नहीं, और लोग हिंदुत्व के नाम पे बहुत इन लोगों ने वोट ले लिए। अब हम नहीं देंगे। लॉलेसनेस का, जिसको लॉ का मतलब सिर्फ कानून व्यवस्था की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जिसको ऑर्डर कहते हैं, जिसको आदमी की सुखाकारी कहते हैं, वो सब खत्म हो चुकी है इस शहर में और इस देश में। और इस कारण से मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जीत रहा हूँ और बहुत अच्छे वोट से जीतूंगा। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर 18 लाख मतदाता हैं। एससी के साथ साथ यहाँ मुस्लिम मतदाता भी बड़ी तादाद में हैं। मुस्लिम और एससी को मिलाकर 25% मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस लोकसभा सीट की 7 में से 5 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास और 2 कांग्रेस के पास हैं। जनता की सोच ये है कि जीत हार किसी की भी हो, विकास की गाड़ी और तेज होनी चाहिए। वोटिंग की प्रोजेक्ट्स की जो बात की गई है, तो हम लोग चाहते हैं कि जो लीडर आए, जो भी लीडर आए, वो ये सारे प्रोजेक्ट्स को बहुत ही ज़्यादा स्पीड में, तेज गति में उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ 7 मई को गुजरात की सभी सीटों के साथ मतदान होना है और दोनों पार्टियां सबसे ज्यादा मेहनत एससी और मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने में कर रही हैं। अहमदाबाद पश्चिम की सीट पर बीजेपी का हमेशा दबदबा रहा है और इस बार भी परंपरा का पुनरावर्तन हो सकता है। हालांकि यहाँ का मतदाता चाहता है कि इस शहर का न केवल विकास हो, लेकिन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगले 5 साल में होना चाहिए। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो चुनावी महासंग्राम में फिलहाल इतना ही। आपसे इजाजत लेंगे। नमस्कार।